हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका क भाग कर रहे हैं जो कि है पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों की, पोषण की, स्वास्थ्य की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोषक तत्वों की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, जो पोषक तत्व होते हैं भोजन में 50 से अधिक होते हैं। आपको याद होगा हमने हमारे 3rd चैप्टर के ड्यूरिंग पोषक तत्व डिटेल में किए थे। अभी हम इनकी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। मानव शरीर के लिए अपेक्षित मात्राओं के आधार पर पोषक तत्वों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। हमने 3rd चैप्टर में भी किया था, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वृत्त पोषक तत्व, देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इनकी मात्रा हमारे शरीर में अधिक चाहिए होती है। किसके कंपैरिजन में? सूक्ष्म पोषक तत्व के। सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी मात्रा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है अगर कम चाहिए तो हम उन्हें छोड़ सकते हैं, नहीं, उनकी कमी से हमारे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। लेकिन उनकी जो मात्रा है, उनकी जो क्वांटिटी है, वो हमारे शरीर में कम चाहिए होती है। इसलिए हम इन्हें 2 भागों में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ वृत्त पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वृत्त पोषक तत्व अधिक मात्रा में तो कौन कौन से आएंगे इसके अंतर्गत? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और रेशे यानी कि फाइबर। ये हमें किस किस से मिलते हैं? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और रेशे। इसकी हमने डिटेल में बात की थी 3rd चैप्टर में। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो फिर से देखिए, लर्न कीजिए और फिर इस चैप्टर पे आइए। और अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं? हमारे लौह तत्व यानी कि आयरन, जिंक, सेलेनियम और विभिन्न प्रकार के विटामिन, फिर चाहे वो वसा में घुलनशील हो या जल में घुलनशील हो। देखिए, विटामिन कुछ ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इनकी हम डिटेल से चर्चा हमारे आगे के वीडियोस में करेंगे और ये सभी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कहने का आशय ये है कि चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या वृत्त पोषक तत्व, ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं हमारे शरीर में। फिर चाहे प्रोटीन है, वसा है, जल है, फाइबर है या कार्बोहाइड्रेट है, हम किसी भी पोषक तत्व को छोड़ नहीं सकते क्योंकि इनकी कमी से हमारे शरीर में बहुत अधिक रोग हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम इन्हें अधिक भी ले लेते हैं तो भी हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। उनमें से कुछ शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचय क्रियाओं में सहकारक और सह एंजाइम के रूप में काम करते हैं। यानी कि जिन तत्वों की हमने अभी बात की, फिर चाहे वो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या वृत्त पोषक तत्व हैं, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं तो जब हमारे शरीर में उपापचय क्रियाएं हो रही होती हैं उनमें वो सहकारक और सह एंजाइम का रोल अदा करते हैं। यानी कि जो भोजन हम खाते हैं उसका पाचन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, अनेक अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं, उनमें पोषक तत्व सहकारक और सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। कहने का आशय ये है कि शरीर के हर अंग को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है अपना काम करने के लिए। पोषक तत्व जीन अभिव्यक्ति और प्रतिलेखन को भी प्रभावित कर सकते हैं। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे जीन अभिव्यक्ति और जीन प्रतिलेखन। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कुछ चीज़ें हमें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं जिसे हम कहते हैं हेरिडिटी। आपने देखा होगा हमें कई बार कहा जाता है कि तुम्हारी जो नाक है बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी है, या तुम्हारे जो बालों का रंग है बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसे है, तुम्हारा जो स्किन का कलर है बिल्कुल तुम्हारे दादाजी जैसा है। यानी इसे हम कहते हैं हेरिडिटी, है ना, जो चीज़ें हमें वंशानुगत प्राप्त होती हैं। इतना ही नहीं, कुछ बीमारियां भी हमें वंशानुगत प्राप्त होती हैं या ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं हैं वो भी हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर हम सही पोषक तत्व ले रहे हैं तो हम हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं और जो चीज़ें हमें हेरिडिटी में मिली हैं हम उन पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है, उसे ऐसी कोई बीमारी अपने पूर्वजों से मिली है, लेकिन अगर वो अपने आहार को सही ले रहा है, सही से मेरा आशय है उसमें संपूर्ण पोषक तत्व विद्यमान है, तो वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करके उस बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता
करता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिएंट्स का यानी पोषक तत्व का हमारे शरीर में और हमारी लाइफ में। विभिन्न अंग यानी जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं और तंत्र सिस्टम है, पोषक तत्वों के पाचन, अवशोषण, उपापचय, भंडारण और उत्सर्जन और इनके चयापचय के अंतिम उत्पादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, जो पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं उसके बाद हमारे जो शरीर के अंग हैं और तंत्र हैं, जितने भी सिस्टम हैं, वो उनका पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं, उनका उपापचय करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ पोषक तत्व हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं, उनका स्टोरेज होता है, उनका भंडारण होता है। कहने का आशय ये है कि शरीर का कोई भी तंत्र, कोई भी कोशिका, सबको पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। कोई भी अंग, फिर चाहे वो हमारा हार्ट है यानी कि हृदय, हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, किसी भी तंत्र को, किसी भी अंग को हम बिना पोषक तत्वों के या बिना अच्छे आहार के नहीं चला सकते हैं। सामान्य स्वस्थ अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता आयु, लिंग, शरीर क्रियात्मक व्यवस्था के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। कहने का आशय ये है कि जो पोषक तत्व हम लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति की जो पोषणिक आवश्यकताएं हैं वो समान होती है। हर व्यक्ति को पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो अलग अलग होती है और वो किस पे डिपेंड करती है? आयु पे। क्योंकि देखिए, जब हम शैशवावस्था में हैं या बाल्यावस्था में हैं और हम टीनेज में हैं, उस वक्त हम वृद्धि को प्राप्त कर रहे होते हैं, ग्रोथ की हमारी स्टेज होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की। उस समय में पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। लिंग पे भी निर्भर करता है, पुरुषों की पोषण की आवश्यकता अलग होती है, महिलाओं की पोषण की आवश्यकता अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर की संरचना अलग अलग होती है और शरीर क्रियात्मक व्यवस्था के अनुसार जिस तरह का हम काम करते हैं, हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, मेंटल वर्क कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी हमारे शरीर की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। इसीलिए विकास की अवस्था यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इसमें हमें जो पोषक तत्व है उसकी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। इसके साथ साथ जब महिलाओं की गर्भावस्था होती है उस समय भी हमें पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमें दो जनों के लिए पोषक तत्व चाहिए होते हैं, महिला के लिए और जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है उसके लिए भी। और इस वक्त जो इम्यूनिटी पावर है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो उसको बनाए रखने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए हमें अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और स्तन्य काल से हमारा आशय है धात्री अवस्था में, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, उस टाइम पीरियड में भी, उस अवस्था में भी पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्योंकि शिशु को जितने भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो माता के दूध के जरिए प्राप्त होते हैं। शारीरिक सक्रियता का स्तर भी ऊर्जा और ऊर्जा के उपापचय में सम्मिलित पोषक तत्वों की ज़रूरतों को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए थायमिन, राइबोफ्लेविन जैसे विटामिन। कहने का आशय ये है, जिसकी अभी अभी हमने बात की थी, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक एनर्जी चाहिए होती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें हमें कम एनर्जी चाहिए होती है, हम केवल मानसिक परिश्रम करते हैं। कुछ कार्यों में हम शारीरिक परिश्रम करते हैं, जैसे एक मजदूर है या एक कंपनी में काम करने वाला वर्कर है। इन दोनों की पोषणिक आवश्यकताएं अलग अलग होंगी, इनको पोषक तत्व और ऊर्जा अलग अलग मात्रा में चाहिए होती है, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो अलग अलग होती हैं। पोषक तत्वों, उनके उपापचय और स्रोतों तथा कार्यों के बारे में जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का आशय ये है कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों की जानकारी रखें कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, हमें कितनी मात्रा में चाहिए होती हैं, उनके सोर्स कौन कौन से होते हैं, उनका उपापचय कैसे होता है, किन किन भोज्य पदार्थों को खाने से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इनकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम आगे जीवन में भी सफल हो पाएंगे।
हमें ऐसा संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें सभी जरूरी पोषक तत्व अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध हो सके। संतुलित आहार की परिभाषा बच्चों जल्दी से याद कीजिए, हम पहले कर चुके हैं। चलिए एक छोटा सा काम कीजिए, अपनी नोटबुक में संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए और हमने जो थर्ड लेसन किया था वहाँ से मैच कीजिए कि क्या आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। अभी हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। संतुलित आहार ऐसा आहार होता है जिसमें पोषक तत्व ना ही कम होते हैं ना ही अधिक होते हैं, बिल्कुल उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं। जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि संतुलित आहार से आपका क्या आशय है, या संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए, या संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। पोषण विज्ञान जीवन वृद्धि, विकास और तंदुरुस्ती के लिए भोजन एवं पोषक तत्वों तक पहुंच, उसकी उपलब्धता और उपयोग से संबंधित है। देखिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन बन रहा है क्या कि पोषण विज्ञान से आप क्या समझते हैं, या पोषण विज्ञान के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, या पोषण विज्ञान किससे संबंधित है। तो हम हमारे आंसर में क्या लिखेंगे कि पोषण विज्ञान जीवन से यानी कि हमारे लाइफ से, वृद्धि से यानी ग्रोथ से, विकास यानी डेवलपमेंट। देखिए वृद्धि और विकास में अंतर हम पहले कर चुके हैं कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। और हमारी तंदुरुस्ती के लिए, हमारी हेल्थ के लिए जो भोजन है और पोषक तत्वों तक हमारी जो पहुंच है और उनका उपयोग कैसे करना है और उनकी अवेलेबिलिटी यानी उनकी उपलब्धता, इन सब के उपयोग से संबंधित है। कहने का आशय ये है कि हम हर वो भोजन नहीं खा सकते जो हमें पसंद है या हमें स्वादिष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि वो भोजन उपलब्ध भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पर सी फूड अवेलेबल नहीं है और हमें सी फूड बहुत अच्छा लगता है, हम उसे नहीं खा सकते। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भोजन उपलब्ध होता है, हमारी उस तक पहुँच भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, इनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पोषण विज्ञान के अंतर्गत। पोषणविद जो होते हैं, पोषणविद से हमारा आशय क्या है? इस क्षेत्र में काम करने वाले जो प्रोफेशनिस्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोषणविद, यानी जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हमारे पोषक तत्वों का, उन तक हमारी पहुंच का, उनकी अवेलेबिलिटी का, इन सब चीज़ों का जो ध्यान रखते हैं उसे हम कहते हैं पोषणविद। जो पोषणविद होते हैं वो बहुत असंख्य पहलुओं पर ध्यान देते हैं, जिसमें वो जैविक और उपापचय पहलू से लेकर रोग की अवस्था में क्या होता है, शरीर का पोषण कैसे होता है, ये आते हैं। कहने का आशय ये है कि जब हम बीमार हो जाते हैं तब हम किसका सहारा लेते हैं? क्लिनिकल पोषण। क्लिनिकल पोषण से आशय है बच्चों, आप इसे एक छोटी सी बात से समझ लीजिए, आपके शरीर को कैल्शियम की, विटामिन की, आयरन की आवश्यकता है, लेकिन आप लापरवाही कर रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, इन सबको अवॉइड कर रहे हैं। तो अब आपके शरीर में कैल्शियम की, विटामिन की, आयरन की, इन सब की कमी हो जाए तो आपको वो कैप्सूल्स के रूप में, दवाई के रूप में या सिरप के रूप में लेने पड़ेंगे। इसी को हम कहते हैं क्लिनिकल पोषण। तो बच्चों किस किस को अच्छा लगता है दवाई लेना, कैप्सूल्स लेना, या मोटे मोटे इंजेक्शंस लगवाना, सिरप लेना? नहीं ना। तो अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो आप एक बैलेंस डाइट लीजिए, ऐसी जिसमें आपके शरीर के हिसाब से सारे पोषक तत्व मौजूद हों। आपके शरीर में आयरन की या विटामिन की, जल की, फाइबर की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आपको आज से ही अपनी डाइट पे ध्यान रखना है ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सकें। पोषण एक विषय के रूप में लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं, पोषक तत्वों, उनकी पोषण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है। देखिए पोषण विज्ञान के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है कि लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, उनके शरीर के हिसाब से, उनकी संरचना के हिसाब से, उनके लिंग, उनकी आयु, उनकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से, और उनकी पोषण संबंधी समस्याएं, यानी कि अगर वो पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं
तो उनकी कमी से या उनकी अधिकता से कौन कौन से रोग हो रहे हैं उसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें पोषक तत्वों की कमी से पैदा होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हृदय रोग यानी हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, मधुमेह यानी कि जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ या आम भाषा में हम कहते हैं जिसे शुगर, और कैंसर, उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर और इन रोगों का निवारण शामिल है। यानी कि इसमें ये अध्ययन किया जाता है कि पोषक तत्वों से संबंधित कौन कौन से रोग हैं और इनका निवारण कैसे किया जाता है। बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम वसा अधिक लेते हैं तो हमें हृदय से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हम मीठा अधिक ले रहे हैं तो हमें मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो सकती है। हम अगर स्मोकिंग, सिगरेट या बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू इन सब का या ड्रग्स का या अल्कोहल का अधिक उपयोग कर रहे हैं तो हमें कैंसर हो जाता है। ऐसे ही अनेक अलग अलग बीमारियां हैं जो हमारे शरीर को घेर लेती है और फिर हम बीमार हो जाते हैं और अपना जीवन अच्छे से नहीं चला पाते हैं। हम सब जानते हैं कि जब कोई बीमार होता है तब उसकी खाने की इच्छा नहीं होती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बीमार हो गए और हम मम्मी को कहते हैं नहीं मम्मा मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा हम में से ऑलमोस्ट सबके साथ होता है कि जब भी हमें कोई भी समस्या आती है, कोई बीमारी होती है, तो उस वक्त हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो उस वक्त सबसे हमारा जो पहला काम होता है वो होता है अच्छे से भोजन लेना। लेकिन हम सब इसके विपरीत करते हैं क्योंकि उस वक्त हमारी इच्छा नहीं होती खाना खाने की। तो जब हम खाना खाना उस वक्त छोड़ देते हैं या अच्छे से खाना नहीं खाते तो डबल नुकसान होता है। एक तो वैसे ही पोषक तत्वों की कमी हो रही है, ऊपर से पोषक तत्वों की मात्रा भी अब हमारे शरीर को अधिक चाहिए और हम रूटीन का खाना भी नहीं खा रहे, तो हो गया ना डबल नुकसान। कोई व्यक्ति क्या और कितना खाता है यह केवल रुचि और स्वाद पर ही नहीं बल्कि भोजन की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। देखिए अभी अभी हमने बात की थी कि ऐसा नहीं है कोई भोजन हमें अच्छा लगता है या हम अपने इंटरेस्ट और स्वाद के हिसाब से हर चीज़ खा सकते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ है, वो जो भोजन है वो हमें उपलब्ध भी तो होना चाहिए, वो अवेलेबल भी तो होना चाहिए, तभी तो हम उसको खा पाएंगे। वो हमारी पहुंच में होना चाहिए। और ये सब चीज़ें किस पर निर्भर करती है? क्रय क्षमता यानी कि आर्थिक कारक, यानी कि हमारे पास इतना प्रचुर मात्रा में धन होना चाहिए कि हम अपने पसंद की, अपने स्वाद की हर चीज़ खरीद सकें। परिवेश यानी कि जल तथा सिंचाई, यानी जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहाँ पर वो भोजन अवेलेबल भी होना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की नीतियों से प्रभावित होती है। देखिए हर गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से अपने लेवल पे कुछ पॉलिसीज़ बनाती हैं फूड से रिलेटेड, जिनकी यहाँ बात की जा रही है। इसकी बात हमने हमारे पिछले चैप्टर में डिटेल से कर ली थी। संस्कृति, धर्म, सामाजिक स्थिति, आस्था, वर्जित कर्म भी हमारे भोजन के विकल्प, भोजन के अंतर्ग्रहण और पोषण की स्थिति को प्रभावित करते हैं। देखिए संस्कृति और धर्म कैसे प्रभावित करते हैं? कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जिनमें हम लहसुन नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते। कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जिसमें हम लहसुन प्याज तो खा सकते हैं लेकिन हम नॉनवेज नहीं खा सकते। तो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, उनकी जो स्थिति है, उनकी आस्था है, वो भी हमारी पौष्टिक स्थिति को प्रभावित करती है। अब हम बात कर रहे हैं कि अच्छा स्वास्थ्य और पोषण कैसे सहायक और लाभप्रद होता है। यानी मैं आपको बोल रही हूँ ना बार बार हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छे पोषक तत्व, तो ये हमारे लिए कैसे लाभदायक होता है अब हम देख लेते हैं। बच्चों अगर आप अपने आसपास देखोगे तो जो अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग होते हैं, यानी जिनकी हेल्थ अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी से मेरा आशय मोटापे से नहीं है, यानी वो शारीरिक रूप से जो लोग स्वस्थ होते हैं, आपने देखा होगा वो हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और दूसरों से अधिक कार्य कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, एनर्जी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो हम अधिक ऊर्जा से, अधिक रुचि से और अधिक प्रसन्नता से अपना कार्य कर सकते हैं। हम कार्य अधिक करेंगे तो हम जीवन में सफलता भी अधिक हासिल करेंगे। और देखिए इसका क्या फ़र्क पड़ता है अच्छे स्वास्थ्य और पोषण का। अगर एक माता पिता यानी एक पेरेंट अगर स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, उनको कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं,
तो वो अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर पाते हैं। यानी कि उनके बच्चों को देखभाल भी अच्छी मिलेगी अगर उनके माता पिता बीमार नहीं हैं और स्वस्थ हैं। और अगर बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे तो बच्चे प्राय खुश रहेंगे, डेली स्कूल जाएंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और वो अच्छा परिणाम देंगे। अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो जीवन में सफलता भी आसानी से हासिल कर लेंगे। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वो अपने लिए अधिक रचनाशील होता है और सामुदायिक स्तर पर गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। कहने का आशय ये है, अब हम बात कर रहे हैं हमारी सोशल लाइफ की। हम अपनी लाइफ में खुश हैं, हम अधिक क्रिएटिव हैं, तो हम समाज में भी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में, एक क्रियाशील सदस्य के रूप में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, यानी अपना योगदान देते हैं। लेकिन हम कब ऐसा कर सकते हैं? अगर हम स्वस्थ हैं तो इतना महत्व है अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे पोषण का। तो आज से बच्चों आप छोटी छोटी चीज़ें जो भी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताई हैं, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपके पोषण से रिलेटेड, आप उनका ध्यान रखेंगे ताकि आप भी स्वस्थ रह सकें और समाज के एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी उत्पादकता को दिखा सकें। इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति भूख और कुपोषण का शिकार है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। ये तो एक कॉमन सी बात है कि अगर व्यक्ति को समय पर भोजन नहीं मिल रहा या ऐसा भोजन मिल रहा है जिसमें कोई पोषक तत्व विद्यमान नहीं है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। कुपोषण क्या होता है इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं और अभी आगे भी हम इसकी बात करेंगे। और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं हो सकता। और जब हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो हम प्रसन्न नहीं रहेंगे, हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती, हम किसी से मिलना नहीं चाहते, हम निराशा से घिर जाते हैं और फिर हम समाज का उत्पादक, मिलनसार और सहयोगी सदस्य भी नहीं बन सकते हैं। यानी कि सारी की सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? अच्छे स्वास्थ्य से और अच्छे पोषण से। अब हम बात कर लेते हैं इष्टतम पोषणात्मक स्तर महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि ये कुछ फैक्टर्स हैं कि हमें एक अच्छा पोषण स्तर अपने शरीर को देना है। सही पोषक तत्व हमारे शरीर में उचित मात्रा में होने चाहिए। क्यों? इनकी क्यों इम्पॉर्टेंस है? फर्स्ट नंबर पे है शरीर का वजन बनाए रखता है। वजन बनाए रखने से हमारा आशय मोटापा नहीं है बल्कि सही वजन, ना बहुत कम ना बहुत अधिक, बिल्कुल उचित मात्रा में हमारा वजन बना रहता है अगर हमारे शरीर में पोषण का जो स्तर है वो सही है तो। और अगर हमारा वजन सही है तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा वजन अधिक होता है तो हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। मोटापे से हम हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हृदय से संबंधित, उनके शिकार हो जाते हैं। उसके बाद है पेशी की सुदृढ़ता बनाए रखता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं वो बहुत अच्छे से कार्य करती हैं। हम कोई भी एक्टिविटी बिना थकान के पूरी ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। अशक्तता के जोखिम को कम करता है, यानी डिसेबिलिटी का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है अगर हम सही पोषण ले रहे हैं तो। संक्रमण से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी कि हमारा जो इम्यूनिटी पावर है हमारी वो स्ट्रांग हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है। अगर ऐसा हो जाता है तो कोई भी बीमारी हमारे आसपास नहीं आ पाती। हमारा जो तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो उससे लड़ाई करके उसे दूर भगा देता है। शारीरिक और मानसिक तनाव से निपटने में मदद करता है। देखिए, अगर पोषणात्मक स्तर अच्छा है तो कोई भी टेंशन आए, फिर चाहे वो मेंटल टेंशन हो या फिजिकल टेंशन हो, यानी किसी भी तरह का जो तनाव है वो हमें नहीं घेर सकता। हम उससे आसानी से निपट लेते हैं अगर हम स्वस्थ हैं तो। और उत्पादकता को बेहतर बनाता है। अभी उत्पादकता को और भी बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं जिन्हें हम जान लेते हैं इस डायग्राम के जरिए। बच्चों, ये डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें उत्पादकता के बारे में इजीली समझ आ रहा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है आहार, यानी कि भोजन। सामान्य सी बात है, हम अच्छा भोजन लेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो समाज में एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी उत्पादकता को हम दिखा सकते हैं।
उसके बाद है इष्टतम पोषण, जिसकी हमने अभी अभी बात की थी। अच्छा स्वास्थ्य, यानी हम हेल्दी हैं तभी हम उत्पादक सदस्य के रूप में अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य, हमने बात की थी हाइजीन की, कुछ अच्छी आदतों की, स्वस्थ आदतों की हमारे पिछले चैप्टर में, तो वो भी हमारी उत्पादकता को प्रभावित करती है। जैसे अपने हाथों को बार बार धोना, रोज़ नहाना, साफ सफाई मेंटेन करना, ये सब हमारी स्वस्थ आदतें हैं। सेवाओं और सुविधाओं तक पहुँच, देखिए कई बार हमें कुछ इमरजेंसी, कुछ एसेंशियल सर्विसेज की नीड होती है, तो उन तक भी हमारी पहुंच ज़रूरी है। यानी हम ये सुनिश्चित करें कि हम जहां पर भी रह रहे हैं वहां पर सभी सेवाएं और सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद है शिक्षा और कौशल। देखिए अच्छी शिक्षा बहुत ज़रूरी है और कौशल बहुत ज़रूरी है उत्पादकता के लिए, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम दूसरों को क्या देंगे। इतना ही नहीं, ज्ञान के बिना हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए शिक्षा और कौशल बहुत ज़रूरी है उत्पादकता के लिए। और अच्छा पर्यावरण, यानी कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है उत्पादकता के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अच्छे पोषण स्तर का सकारात्मक प्रभाव होता है, यानी कि एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है अगर पोषण स्तर, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा है तो। देखिए कैसे प्रभाव पड़ता है इसका। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मस्तिष्क के विकास पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है अगर हम पोषक तत्व सही ले रहे हैं तो। देखिए बच्चों, ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। ऐसा नहीं है ये केवल आपको एग्ज़ाम में काम आएंगी, ये आपके जीवन से संबंधित बातें हैं, इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपके मस्तिष्क का विकास भी अच्छा हो, आपके स्वास्थ्य की स्थिति पर भी, आपकी दृष्टि पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। तो मस्तिष्क के विकास की हम बात कर रहे थे, जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, यानी कि हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, चीज़ों को सोचने की, समझने की, तर्क करने की क्षमता है, उस पर भी अपना प्रभाव डालता है। उससे क्या होता है, हमारी जो मेमोरी है वो शार्प होती है, हम अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं, किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाकर, मन लगाकर हम पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चों देखिए ये जो टेबल है ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आप अच्छा पोषण ले रहे हैं तो आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा तो आपकी मेमोरी है, स्मृति है, वो बहुत अच्छी होगी। आप चीज़ों को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, फैक्ट्स को अधिक लंबे समय तक याद कर सकते हैं, एकाग्र होकर पढ़ाई में अपना मन लगा सकते हैं, अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं और जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति पर क्या असर पड़ता है। पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से पारस्परिक क्रिया, इससे अनुपस्थिति में कमी और फेल होने और स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ देने का जोखिम कम होता है। देखिए आपने देखा होगा जब हमें बुखार होता है या पेट में दर्द है या और अन्य कोई भी रोग है तो हम स्कूल नहीं जाते हैं। हम जब स्कूल नहीं जा रहे तो हमारी पढ़ाई इफ़ेक्ट हो रही है, और हमारी पढ़ाई जब इफ़ेक्ट हो रही है उसके बाद हम पुनः स्कूल जाते हैं तो हमारा बहुत सारा जो सिलेबस है, बहुत सारा जो ज्ञान है वो पीछे छूट जाता है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसी अनेक गंभीर बीमारियां आ जाती हैं कि हमें स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ता है, या हमारा जो मेंटल लेवल है, हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो सही नहीं होता, हम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं और हमारा पूरा करियर ख़राब हो जाता है। इसलिए अच्छा पोषण बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है दृष्टि पर। बच्चों आपको याद होगा हमने दृष्टि से संबंधित कुछ रोग किए थे। अगर हम अच्छा पोषण नहीं लेते हैं, हमारी आंखों की रोशनी पर इसका फ़र्क पड़ता है, तो अच्छा पोषण लेने से हम दृष्टिहीनता का जो जोखिम है उसको भी कम कर सकते हैं। यानी हमारी दृष्टि को, हमारी नज़र को, आंखों की रोशनी को हम बचा के रख सकते हैं अच्छे पोषण से। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कुपोषण की, माल न्यूट्रिशन की, तो अब हम डिटेल से इसकी चर्चा कर लेते हैं कि कुपोषण क्या होता है। सामान्य पोषण में किसी भी प्रकार का जो बदलाव होता है उसे हम कहते हैं कुपोषण, है ना। यानी कि जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए उससे कम ले रहे हैं या
उससे अधिक ले रहे हैं उसे हम कहेंगे कुपोषण। जब पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण शरीर द्वारा अपेक्षित मात्रा से कम हो या अपेक्षा से अधिक हो तो उसका परिणाम होता है कुपोषण। आपने देखा होगा कुछ बच्चों का वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है, क्यों? क्योंकि वो कुपोषण के शिकार होते हैं। या जो धनी परिवार हैं या कुछ रिच फैमिलीज़ हैं, संपन्न परिवार हैं, उनमें कुछ बच्चों का वज़न आवश्यकता से अधिक होता है। कम उम्र में ही बच्चे बहुत अधिक मोटापे के शिकार होते हैं, तो वो भी कुपोषण का ही परिणाम होता है। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो पोषक तत्व ले तो रहा है, लेकिन जितने चाहिए उससे कम या उससे अधिक मात्रा में ले रहा है, तो उसका परिणाम क्या होता है? कुपोषण। कुपोषण अतिपोषण का भी रूप ले सकता है और अल्पपोषण का भी, जिसकी अभी हमने बात की थी। मोटापा है तो अतिपोषण है, वजन बिल्कुल कम है, ज़रूरत से अधिक कम है, बिल्कुल ऐसा लगता है शरीर में केवल हड्डियां ही बची हैं, तो उसे हम कहते हैं अल्पपोषण। पोषक तत्वों के अधिक अंतर्ग्रहण से, यानी कि अगर हम अधिक मात्रा में पोषक तत्व ले रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है? अतिक पोषण। और अपर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों के सेवन से क्या होता है? अल्प पोषण, जिसकी हमने अभी बात की है। ये आपसे पूछा जा सकता है कुपोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसकी परिभाषा लिखिए। आपको सामान्य सा लिखना है। कुपोषण जब हम आवश्यकता से कम या अधिक लेते हैं उसे कुपोषण कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, अल्पपोषण और अतिपोषण। इसके आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अतिपोषण में हमारे शरीर का वजन बहुत अधिक बढ़ जाता है, हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। वजन अधिक बढ़ जाता है तो हृदय से संबंधित अनेक बीमारियां हो जाती हैं, हमारा ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है। किशोरों में कुपोषण का अत्यंत महत्वपूर्ण कारण जो होता है, आहार के गलत विकल्प के प्रति अभिरुचि या संयोजन हो सकता है। देखिए, टीन एज में इसका जो खतरा है वो अधिक बढ़ जाता है कुपोषण का। क्यों? क्योंकि इस वक्त हम भोजन तो ले रहे होते हैं, लेकिन हम जो विकल्प चुन रहे होते हैं वो गलत होते हैं। हमारी जो उन विकल्पों के प्रति अभिरुचि है या जो कॉम्बिनेशन हम ले रहे होते हैं वो गलत ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बाहर का खाना बहुत अधिक पसंद होता है, हम जंक फूड बहुत अधिक खाते हैं, है ना। हम रेस्टोरेंट्स में, होटल में अधिक वसा का सेवन करते हैं, जो हमें कुपोषण की ओर ले जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पोषक तत्व। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पोषणात्मक स्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।